रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस का। कल तक हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की है कि कोई भी सेट जो है आपके पास या कोई भी डेफिनेशन आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का फॉर्म करती है। इस तरीके से आज हम इसकी डेफिनेशन करने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है नॉर्म या लेंथ ऑफ अ वेक्टर की। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर इसको फाइंड करने सीखते हैं कि नाम या लेंथ ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड करना। नाम भी इसको कहते हैं या इसके सेकेंड नाम होता है लेंथ ऑफ वेक्टर। डेफिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको इस एग्जांपल के थ्रू फाइंड करना सीखेंगे। ठीक हो गया। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड स्मॉल v belongs to capital V, then the real number square root inner product VB is called norm of V and is denoted by symbol। जैसे मॉड लगाते हैं ना, तो एक बार लगाते हैं, नॉर्म के लिए डबल बार लगाते हैं। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर v जो इनर प्रोडक्ट स्पेस हो, उस वेक्टर v का उसके अपने साथ ही इनर प्रोडक्ट और ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो उसकी किसके इक्वल आ जाता है, नॉर्म ऑफ v के। इसका मतलब है कि नॉर्म ऑफ v किसकी इक्वल हो जाएगी, स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट v के। ठीक है, हमें इनर प्रोडक्ट लेना पता है कि इनर प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका है। हमें v वेक्टर गिवन होगा, लेट से 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 2 3 4 का 1 2 3 4 के साथ ही इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। डेफिनेशन गिवन हुई तो बाय डेफिनेशन ले लेंगे, अदरवाइज बाय यूक्लिडियन प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है, इनर प्रोडक्ट लेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो आपके पास उस वेक्टर की नॉर्म के इक्वल होगा आंसर। ठीक है, अब अगर आपके पास किसी भी वेक्टर की नॉर्म का आंसर 1 आ जाता है, अब ये भी तो कंडीशन है कि आंसर 1 आ सकता है। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म का आंसर 1 आ जाए तो हम कहते हैं कि जो वह वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, या वो आपके पास क्या है, वो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है कि अगर किसी वेक्टर की नॉर्म का आंसर 1 आ जाए या तो उस वेक्टर को या तो यूनिट वेक्टर कहा जाता है या फिर उसको नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो लिखें इफ हेडिंग दे नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। इफ नॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू 1, नॉर्म ऑफ v इक्वल टू 1 का क्या मतलब है कि इनर प्रोडक्ट v v 1 है, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट ही 1 होता है। दैट इज इनर प्रोडक्ट v v इक्वल्स टू 1, देन v इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर or is said to be a normalized vector। अब नॉर्मलाइज वेक्टर वैसे होता क्या है, नॉर्मलाइज वेक्टर या किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करने का क्या मतलब होता है कि अगर हम उस वेक्टर को उसी वेक्टर की ना, लेट से आपके पास एक वी वेक्टर है 1 2 3 4 और वी वेक्टर की जो नाम आपके पास आई है वो लेट से के 5 है या 3 है, जो भी आंसर है। ठीक है, आपने अगर उस पूरे वेक्टर को उसकी नाम के साथ डिवाइड कर दिया ना, तो आपने बेसिकली उस वेक्टर को नॉर्मलाइज्ड किया है। ठीक है, और अगर आपके पास किसी वेक्टर की नाम खुद ही 1 की इक्वल है तो वो वेक्टर खुद ही अपना क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है। अदरवाइज नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है, अब नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो था ना कि अगर आपके पास 1 आ जाए तो वेक्टर खुद नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, लेकिन इस केस में डेफिनेशन क्या है, अगर कोई नॉन जीरो वेक्टर, एनी नॉन जीरो वेक्टर जीरो वेक्टर u बिलोंग्स टू कैपिटल V कैन बी नॉर्मलाइज, के नॉर्मलाइज किए कैसे जा सकता है, कैन बी नॉर्मलाइज बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1 ओवर नॉर्म ऑफ u। लेकिन अगर u को अगर हम नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो u को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर नॉर्म ऑफ u। बेसिकली हम u को डिवाइड कर देंगे नॉर्म ऑफ u के साथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास u जो है वो नॉर्मलाइज वेक्टर कहलाएगा कि अगर u को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाए u की नॉर्म के साथ। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बाय डेफिनेशन भी हम क्या करते हैं, हम लोग डेफिनेशन यूज़ करके भी इनर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और अगर कोई डेफिनेशन ना गिवन हो तो नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, नॉर्म कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली इनर प्रोडक्ट में। तो एग्जांपल हमारे पास है कि अगर v आपके पास 3 और 4 हो, ठीक है, आर स्क्वायर के,
तो फाइंड करें नाम। अब नाम दो तरीक़ों से फाइंड करनी है। पहला बाय यूक्लिडियन प्रोडक्ट, ठीक है। यूक्लिडियन प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि अगर डेफिनेशन हमें नहीं गिवन, और सेकंड अगर हमने करनी है यूक्लिडियन प्रोडक्ट के नाम से। सेकंड अगर हमें डेफिनेशन गिवन हो, ठीक है, इनर अगर आपके पास डेफिनेशन गिवन हो यू और वी की जो इक्वल हो, लेट्स से अगर यू और वी डेफिनेशन में इक्वल हो ना प्रोडक्ट x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 के, तो इन दोनों को यूज़ करके आपने फाइंड नॉर्म ही करनी है, ठीक है। पहले यूक्लिडियन को करते हैं। यूक्लिडियन को करने का क्या मतलब है कि इनर प्रोडक्ट लेना सबसे आसान। पहले को पहले से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई और ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं बाय यूक्लिडियन प्रोडक्ट। यूक्लिडियन प्रोडक्ट में हमारे पास जो v है ना वो गिवन है 3 4 जो बिलोंग करता है r स्क्वायर को। हमने इसका नाम फाइंड करनी है। अब नाम अगर फाइंड करनी है तो v डिवाइड बाई v की नाम होनी चाहिए। तो हमें नाम फाइंड करनी है। नाम के लिए हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट v। तो पहले हम इनर प्रोडक्ट v फाइंड करते हैं। बाय यूक्लिडियन प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन होती है? स्क्वायर रूट 3 को 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, मतलब v क्या है आपके पास? 5 की इक्वल है। अब इसी तरीके से अगर हमने v की नॉर्म फाइंड करनी हो, ठीक है, v की नॉर्म फाइंड करनी हो तो आपके पास सॉरी ये स्क्वायर रूट ऊपर लिया हुआ था ना, v की नाम फाइंड करनी हो तो हमने ये नहीं करना था, इनर प्रोडक्ट लेना था v के साथ और ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये किसकी इक्वल था? v नाम की। कभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर इनर प्रोडक्ट लें और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो वो किसकी इक्वल है? नॉर्म ऑफ v के। तो यहाँ पे हमने क्या किया? बाय यूक्लिडियन प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट लिया। यूक्लिडियन की ये डेफिनेशन थी x1 y1 x2 y2 x3 y3, यही x1 है यही y1 है यही x2 है यही y2, क्योंकि हमने v के साथ लेना है ना। तो लेट्स से कि ये आपके पास अगेन v है, ये एक v है और ये v है, ये x1 y1 है और सॉरी ये x1 x2 है, ये y1 y2 है। तो x1 का y1 के साथ y1 का x2 का y2 के साथ, और स्क्वायर रूट क्यों लगाया? क्योंकि नाम की डेफिनेशन थी। तो हमारे पास नाम v की नाम का आंसर क्या आया आपके पास? 5 की इक्वल। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें बाय डेफिनेशन लगाना है, ठीक है। सेकंड हमने नाम फाइंड करनी है कि अगर यू वी जो हो वो इक्वल हो, यू वी ना प्रोडक्ट की डेफिनेशन गिवन हो x1 y1 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस 3x2 y2 के, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास v गिवन है ना वो ये है 3 4, v के साथ ही निकालना ना 3 4। अब हमें v के साथ ही नॉर्म निकालनी है। तो यही ये x1 है, ठीक है, ये आपके पास x2 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक हो गया। अब x1 की जगह 3 लगाना है और y1 की जगह भी 3 लगाना है। तो ये हो जाएगा 3 × 3 माइनस 3 इंटू y2 की जगह 4, x2 की जगह भी 4, y1 की जगह 3, 3 इंटू 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 3 × 9, ठीक हो गया। माइनस 24 सॉरी 3 4 × 12, 3 4 × 12 माइनस 12 12 माइनस 24 प्लस 4 4 × 16 16 3 × 48 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास हो जाएगा 33 की इक्वल, ठीक है। अब हमने नाम फाइंड करनी है। v की नाम का आंसर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट v स्क्वायर रूट ऑफ 33। किसी के स्क्वायर रूट नहीं होता तो ये आपके पास क्या है? v की नॉर्म है। तो नॉर्म निकालने का क्या तरीका है कि अगर डेफिनेशन नहीं गिवन तो यूक्लिडियन लगाना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, और ऊपर आपने बीच में प्लस लगा देना है। और नाम निकालने के लिए ऊपर स्क्वायर रूट, और अगर कोई डेफिनेशन गिवन है तो पहले डेफिनेशन अप्लाई करनी है, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास वो नाम का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक्सरसाइज में आपके पास एक क्वेश्चन है, इक्वेशन नंबर 2 जो है फाइंड ऑफ
ठीक है, यूक्लिडियन प्रोडक्ट से निकालनी है और इनर प्रोडक्ट में डेफिनेशन कौन सी यूज़ करनी है, ये डेफिनेशन यूज़ करनी है कि अगर इनर प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन हो, ठीक है, तो आप तब भी क्या करें, इसकी नाम फाइंड करें। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी नाम फाइंड करनी है लेकिन यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट के साथ। तो क्या करेंगे, 1/3 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 1/2 को -1/4 से, 1/3 को 1/3 से, 1/6 को 1/6 से, और बीच में प्लस का साइन। फिर जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो उसकी नॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसको लाजमी कंप्लीट करिएगा। ठीक है, ये आपका होम टास्क है, इसको अपने होमवर्क के साथ बना के दीजिएगा। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी है नाम की और नॉर्मलाइज की। ठीक है, अभी हमने जिस क्वेश्चन किया वो नाम का किया। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि अगर हमने किसी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना हो, तो क्वेश्चन आपके पास है नॉर्मलाइज v इज इक्वल्स टू 1 to 1 बिलोंग्स टू आर क्यूब का मतलब होता है कि उसमें 3 डायमेंशनल, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हैं। हमने इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने में हम लेट करते हैं, गिवन है कि v इक्वल है, गिवन दैट कि v इक्वल है 1, 2 और 1 के। ठीक है, v को नॉर्मलाइज करने का मतलब है कि v को उसके अपनी ही नाम के साथ डिवाइड करना है। तो बेसिकली हमें v की नाम फाइंड करनी है। v की नाम फाइंड करने का मतलब है स्क्वायर रूट और अंदर इनर प्रोडक्ट लेना है। डेफिनेशन हमें कोई नहीं गिवन कि कौन सी डेफिनेशन के थ्रू इनर प्रोडक्ट लेना है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6। ठीक है, स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। लिखेंगे 10 या 10 नॉर्मलाइज्ड वेक्टर v इज इक्वल्स टू v ओवर v की नाम। v आपके पास है 1, 2, 1, v की नाम आपके पास है स्क्वायर रूट 6। इसका मतलब है 1 बाई स्क्वायर रूट 6, 2 बाई स्क्वायर रूट 6, 1 बाई स्क्वायर रूट 6 एज रिक्वायर्ड। समझ आई कि अगर सिर्फ नाम निकालें तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, और अगर नॉर्मलाइज करना हो तो उस वेक्टर को इसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्मलाइज हो जाता है। हमारे पास क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, सिमिलरली इसका एक और क्वेश्चन है वो आप करेंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आपके पास है कि यहाँ से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रही हूँ कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस पी, वेक्टर स्पेस पी ऑफ एक्स ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल ओवर आर, कि अगर वी जो है वेक्टर स्पेसेस ऑफ सारे पॉलिनोमियल, क्यों पॉलिनोमियल कहते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्स की पावर्स हों वो सारी क्या हों, पॉजिटिव हों। ठीक है, शो दैट, बेसिकली उसमें जो होती हैं वो होल नंबर होती हैं। शो दैट कि एफ जी, अगर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये गिवन हो कि अगर इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन 0 से 1 इंटीग्रल एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी की इक्वल हो, तो शो करें कि ये जो डेफिनेशन है ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को जस्टिफाई करती है। इनर प्रोडक्ट स्पेस होने का मतलब है कि वो 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। 3 प्रॉपर्टीज मतलब कि हमने एफ के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है और आंसर 0 से बड़ा आना चाहिए, फिर उसको 0 के इक्वल रखना है और आंसर में एफ 0 आना चाहिए। फिर सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि हमने इनर प्रोडक्ट एफ जी लेना है और आंसर में जी एफ आना चाहिए। और थर्ड होती है कि हमने एफ और जी का लीनियर कम्बिनेशन को किसी थर्ड पार्टी एच के साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, तो वो जो कांस्टेंट है वो बाय एफ का एच के साथ और जी का एच के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, इसको सारा सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं गिवन डेफिनेशन, इनर प्रोडक्ट एफ जी आपके पास इक्वल है 0 से 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। पहला जो एग्जाम होता है वो होता है इनर प्रोडक्ट यू यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यू यू का मतलब एफ एफ ले लेंगे या जी जी, अपनी मर्जी है, या एफ एफ या जी जी। ठीक है, तो पहला एग्जाम करते हैं इनर प्रोडक्ट एफ एफ। तो ये क्या बन जाएगा, एफ की जगह तो एफ लगाना है, जी की जगह भी क्या लगाना है, एफ। तो ये डेफिनेशन बन जाएगी 0 से 1 एफ ऑफ टी डी टी। इसको लिख सकती हूँ 0 से 1 एफ ऑफ टी का स्क्वायर डी टी। देखिए, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने जब इंटीग्रेशन पढ़ी है ना, ठीक है, सेमेस्टर 2 में, तो आपने इंटीग्रेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन का आंसर पॉजिटिव तब रहता है कि जब इंटीग्रेंट भी पॉजिटिव हो और नीचे वाली लिमिट छोटी हो और ऊपर वाली लिमिट क्या हो, बड़ी हो। अब देखें, इंटीग्रेंट का आंसर भी पॉजिटिव है, बीइंग द स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये स्क्वायर वैल्यू होने की वजह से आंसर में हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। और ये जो है नीचे वाली लिमिट छोटी और ऊपर वाली लिमिट बड़ी है, तो ये हमेशा हमारे पास आंसर क्या देगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर। कभी भी ये नेगेटिव नहीं दे सकता। हाँ, नेगेटिव देने की 2 कंडीशन है, या तो इंटीग्रेंट 0 हो
नेगेटिव हो या फिर नीचे वाली लिमिट बड़ी हो और ऊपर वाली लिमिट छोटी है, हम उसको एक्सचेंज करते हैं तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है। तो इसका मतलब है कि इनर प्रोडक्ट एफ एफ का आंसर 0 से बड़ा या उसके बराबर आएगा। अब हमने क्या करना है, लेट करना है कि इनर प्रोडक्ट एफ एफ जो है वो इक्वल्स टू 0 है और आंसर में एफ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर ये चीज़ इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब है कि 0 से 1 एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर किसकी इक्वल, डी टी किसकी इक्वल है, 0 के। अच्छा, यहाँ तक आपके पास अगर 0 की इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन बनती है, ये बनना है 0 से 1 एफ ऑफ टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू 0। अच्छा, इंटीग्रेशन का आंसर 0 तब सिर्फ हो सकता है, सिर्फ एक ही आंसर में इंटीग्रेशन का आंसर 0 होता है कि जब इंटीग्रेंड खुद क्या हो, 0, क्योंकि सिर्फ 0 की इंटीग्रेशन ही 0 होती है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ टी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अच्छा, दोनों साइड इसके रूट ले लेंगे तो एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 मतलब एफ इक्वल्स टू 0। ये चीज़ थी, डबल एरो लगा देंगे। हमें यही शो करना था कि अगर हम इनर प्रोडक्ट एफ एफ को 0 रखें तो आंसर में एफ क्या आता है, आपके पास 0 आना चाहिए। ठीक है, सेकंड एग्जाम आपके पास होता है कि हमने इनर प्रोडक्ट एफ जी लेना है और आंसर में इनर प्रोडक्ट जी एफ आना चाहिए। डेफिनेशन हमें गिवन है 0 से 1 एफ ऑफ टी जी ऑफ टी डी टी। अच्छा, ये हो जाएगा 0 से 1। अच्छा, एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी हो या जी ऑफ टी और एफ ऑफ टी हो, फर्क तो नहीं पड़ता ना इंटीग्रेशन में। अगर आप इसको ये चीज़ आपके पास फंक्शन हो 0 से 1 एक्स इंटू एक्स माइनस 1, या फिर आपके पास फंक्शन हो इंटीग्रेशन हमने लेनी हो 0 से 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, तो इंटीग्रेशन तो सेम आंसर देगी। तो इस तरीके से अगर एफ ऑफ टी पहले लगा दें या जी ऑफ टी पहले लगा दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसको मैं लिख सकती हूँ जी ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, अब देखें जब एफ ऑफ टी पहले था तो एफ जी था, अब जी ऑफ टी पहले तो ये क्या बन जाएगा, जी एफ। इसका मतलब है कि इनर प्रोडक्ट एफ जी इक्वल आ गया इनर प्रोडक्ट जी एफ के। थर्ड कंडीशन में हमें क्या चाहिए होता है, एक थर्ड फंक्शन खुद से चाहिए होता है। अब यहाँ पे जो एफ और जी हैं वो पॉलिनोमियल हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम यहाँ क्या करेंगे कि हम एक थर्ड फंक्शन एच ऑफ टी को इन्वॉल्व करते हैं जो पी ऑफ एक्स को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जी एच ऑफ टी बिलोंग करते हैं जो वी को बिलोंग करता है। एच ऑफ टी आपके पास किस तरीके से लेना है कि एफ और जी का लीनियर कम्बिनेशन लेना है। एफ और जी का लीनियर कम्बिनेशन मतलब ए एफ प्लस बी जी, और इसका इनर प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, एच के साथ। आंसर में क्या आना चाहिए, ए इंटू इनर प्रोडक्ट एफ एच प्लस बी इंटू इनर प्रोडक्ट जी एच। अच्छा, अब ए एफ प्लस बी जी का इनर प्रोडक्ट लेना है एच के साथ, मतलब ये पूरी चीज़ पहला फंक्शन है, ये पूरी चीज़ दूसरा, ये पूरी चीज़ एफ की जगह है और ये क्या है, जी की जगह। तो डेफिनेशन हो जाएगी 0 से 1 एफ की जगह ए एफ प्लस बी जी, सॉरी एफ ऑफ टी प्लस जी ऑफ टी, मैं ऐसे लगा दी, एच ऑफ टी और एच ऑफ टी डी टी। अच्छा, अब जो आपके पास ये बन जाएगा 0 से 1 ए एफ ऑफ टी एच ऑफ टी प्लस बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी, मल्टीप्लाई कर दिया एच ऑफ टी को, और बाय क्या चल रहा है, डी टी। इंटीग्रेशन और समेशन दोनों जो चीज़ें हैं ना वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसके साथ भी इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं और इसके साथ भी इंटीग्रेशन अलग। 0 से 1 ए एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 बी जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। ए को बाई निकालूंगी तो अंदर बच जाएगा 0 से 1 एफ ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी प्लस बी 0 से 1 जी ऑफ टी एच ऑफ टी डी टी। ये जाएगा ए। देखें एफ जी था तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ टी था तो इंटीग्रेशन एफ जी लिखा था। अब एफ ऑफ टी एच ऑफ टी है तो इनर प्रोडक्ट एफ एच हो जाएगा प्लस बी इनर प्रोडक्ट जी एच एज रिक्वायर्ड। नीचे लिख दीजिएगा एज ऑल द एक्सियम ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज सेटिस्फाइड सो एफ जी इज इनर प्रोडक्ट ओवर कैपिटल वी। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि सेम यही चीज़ करनी है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो आप लोग खुद करेंगे, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस इतना फ़र्क है यहाँ पे ए और बी है 0 और 1 की जगह, और साथ मेंशन है कि ए छोटा है और बी बड़ा है, वहाँ पे पता था कि 0 छोटा है और 1 बड़ा है। ठीक है, सेम डेफिनेशन है कि कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं आएगा, बस आपने 0 1 की जगह ए बी लगाना है और पूरा का पूरा प्रूफ सेम हो जाएगा। इसको आपने अपनी होमवर्क के क्वेश्चन में ऐड करके भेजना है। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।